हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीनेजर क्लासेस। आज हम फिर से एक नए टॉपिक की ओर पढ़ेंगे। पिछले जो वीडियो बनाया था मैंने ये आरबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए है और अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए। देखो, सबसे पहले हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली थी पार्ट फर्स्ट में। अब हमको सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखिए आएगा इसमें, डिकम्पोज आएगा थर्मल। थर्मल मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन की डिकम्पोजिशन का मतलब है या डिसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी एक रिएक्टेंट को जब हम दो प्रोडक्ट में तोड़ते हैं तो किस किस की मदद से हम तोड़ सकते हैं। जैसे हो सकता है सर कि हम थर्मल रिएक्शन का मतलब हो गया हीट, कि किसी भी रिएक्टेंट को हीट दें और वो हमको दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दे दे, तो हीट की मदद से टूट रहा है ना वो। तो अपन इसको लिख सकते हैं, व्हेन decomposition when decomposition is carried out by, carried का मतलब है एक तरीके से आउट बाय हीट प्रोसेस या फिर बाय हीट और थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस, थर्मल का मतलब एक्चुअल में गर्म करना ही है। तो बेसिकली हम कोई भी एक एग्जांपल लें, जैसे सपोज करिए कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं हम, लाइम वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। हिंदी में बोलते हैं बेटा चूने का पानी। ठीक है, इस लाइम वाटर को यदि हम हीट दें, गर्म करें इसको, है ना, तो इसमें आपने देखा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस कैसे बनी। देखो Ca और एक तीन ऑक्सीजन है यहाँ से, तो एक ऑक्सीजन ये रही। अब एक ऑक्सीजन यदि कैल्शियम के पास चली गई तो CO2 तो बचेगा यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, हमारी एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। और इसका क्या नाम है बेटा, यहाँ पे क्विकलाइन। देखो दो तरह के चूने होता है, एक तो बुझा हुआ चूना, एक बिना बुझा हुआ चूना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें तो क्विकलाइन का सूत्र पूछा जाए एग्जाम में, तो क्विकलाइन का जो हमारा सूत्र है, फॉर्मूला है, वो CaO है। और जबकि एक और होता है सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम का यदि फॉर्मूला पूछा जाए हमसे एग्जाम में, तो सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 12। दोनों के नाम से भी याद रखना है केमिकल नेम इनके। क्विकलाइन का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड और सिलेक्ट लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका आता है हमारा, सिंपली इतना ही ध्यान रखना है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट हमको मिलता है फोटोलाइटिक, या फिर अपन बोले फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, मतलब इसी का पार्ट है। मैं बार बार नहीं लिख रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ जाना कि थर्मल के बाद फोटोलाइटिक किसका पार्ट है, डिकम्पोजिशन। तो इसको अपन लिखे, व्हेन decomposition is carried out by, when decomposition is carried out by presence of sunlight, presence of sunlight, कि सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य की धूप से यदि कोई रिएक्टेंट ब्रेक होता है, दो प्रोडक्ट बनाता है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है फोटोलाइटिक की। एग्जाम्पल जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड। यदि हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, सनलाइट, ऊपर चाहो तो प्रेजेंस ऑफ लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यदि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के परसेंट को गर्म करते हैं तो Ag प्लस Cl2, क्योंकि क्लोरीन गैस है वो कभी भी एटम की फॉर्म में नहीं आएगी, मॉलिक्यूल के फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर यदि क्लोरीन 2 है बेटा, तो यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो हम क्लोरीन को 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2AgCl ले लेंगे। यदि 2AgCl लेंगे तो यहाँ पर Ag मतलब सिल्वर के एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2A सिल्वर के एटम्स हो गए। कंप्लीट, सिंपल। लास्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंपल वे में। तो when decomposition is carried out by electricity, therefore when decomposition when decomposition is carried
आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कर दो आप, तो चलो इलेक्ट्रिक करंट अलग मीन हो जाएगा, बाद में पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रिसिटी का कर सकते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, देखिए तो इसमें हमने एक लिया वाटर का मॉलिक्यूल, तो 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस इजीली गोइंग ब्रेक कर दी, बिकॉज वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो जल का अणु है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O, जिसमें H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद, तो सिंपली इतना ध्यान रखना हमको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यदि किसी प्रकार की रिएक्शन है तो हम तुरंत पहचान जाए और तुरंत ही हमें पता लग जाए कि ये थर्मल रिएक्शन है, ये फोटोलाइटिक है और इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो सिंपली हमारा ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कंप्लीट हो गया। हम फटाफट नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है इसमें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर ये गलती हुई है, ये फिर ऐसा कराओ, इसको वैसा कराओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको विस्थापन अभिक्रिया। वैसे कई रूप में ये डिस्प्लेसमेंट के अलावा भी किस नाम से जानी जाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो सकता है कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं भी मिले आपको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मिले, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी यही है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखें अपन, इसको क्या बोलेंगे देखो, व्हेन, तो डेफिनेशन व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर हाइयर रिएक्टिव, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट is displaced less reactive element, सिंपली भाषा में याद रखो आप, तो व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। लेट अस सपोज एन एग्जांपल like that Zn plus CuSO4, here Zn means, Zn का मतलब है जिंक मेटल है, CuSO4 एक सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसका हम बोलेंगे यहाँ पर कॉपर सल्फेट, Cu का मतलब कॉपर और SO4 का मतलब सल्फेट। तो हियर जिंक इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जिंक इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एंड द कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बिकॉज जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे आप थर्ड चैप्टर में, मेटल्स वाले में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, उसमें देख लेना, उसमें आपको पोटेशियम से लेकर AgAu मतलब सिल्वर और गोल्ड तक आपको कम से कम 10 से 12 मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई जाएगी। उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मेटल सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। वैसे मैं बताऊं सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम और सोडियम होती है ना, और सबसे लोएस्ट रिएक्टिव मेटल अपनी होती है Ag और Au। Ag का मतलब हमारा सिल्वर हो गया और Au का मतलब हमारा गोल्ड हो गया। तो अभी इन दोनों के बीच की बात करें, है तो दोनों मेटल सारी है, जिंक भी और कॉपर भी। तो जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, या फिर अपन कह सकते हैं कॉपर से ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जिंक क्या करेगा, यहां से इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद आके बैठ जाएगा। तो अपन बोले Zn SO4 प्लस Cu, अब बेचारा Cu अकेला निकल गया। सिंपली बात, यदि मैं एक और एग्जांपल जैसे मान के चलो Fe प्लस CuSO4 ये दिया, तो बेटा आपको उसी रिएक्टिविटी सीरीज में देखो तो Fe का मतलब होता है आयरन, तो आयरन भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये भी क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, कि धक्का मार दे कॉपर, तू हट जाए यहाँ से, मैं आके बैठूंगा। तो FeSO4 प्लस Cu, तो इसमें बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसलिए तो कहला के बताई जा रही है इसमें, क्योंकि Fe जो है वो अकेला एक कॉपर को विस्थापित कर रहा है, ठीक है, आपस में एक दूसरे को विस्थापित नहीं कर रहे, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो Fe का मतलब आयरन है, यहाँ पे फिर से कॉपर सल्फेट है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, FeSO4 का, Fe का मतलब आयरन और SO4 का मतलब सल्फेट, तो इसका नाम हो गया आयरन सल्फेट, ठीक है। और इधर इसका नाम देखें तो जिंक सल्फेट, क्या नाम हो जाएगा, जिंक सल्फेट। बाकी ये तो कॉपर है ही है, बाकी ये तो कॉपर है ही है। क्लियर, कोई दिक्कत?
अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या सर ऐसे भी हो सकता है क्या, जैसे सपोज करो मैं स्टार बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, Cu प्लस ZnSO4, तो आगे क्या होगा, क्या CuSO4 प्लस Zn, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये रिएक्शन लिखी मैंने, क्या ये सही है? नहीं सर, ये गलत है। पहली बात तो सर रिएक्शन ही नहीं होगी, यदि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आपने पढ़ा है कि कॉपर क्या है, लो रिएक्टिव एलिमेंट या लेस रिएक्टिव एलिमेंट, और जिंक क्या है यहाँ पर, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। अब कमजोर व्यक्ति वो ताकतवर इंसान को सीट पे कैसे धक्का दे सकता है? नहीं दे सकता। तो हम कह सकते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट डजंट डिस्प्लेस highly reactive element, so that's why this reaction is not conduct possible, ये रिएक्शन संभव नहीं है होना, इसलिए आप इसको गलत कर देना। कभी भी आप ऐसे मत सोचना कि Zn यहाँ ऐसे चिपका है SO4 के साथ तो ZnSO4 बन गया, Cu अकेला रह गया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम Cu को SO4 के साथ चिपका देते हैं, Zn को अकेला करते, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सी मेटल लो रिएक्टिव है। हो सकता है एग्जामिनर आपको थोड़ा बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके की एक रिएक्शन दे दे और आपसे कह दे बेटा चारों में से कौन सा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन आपको दे दे रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल या नन ऑफ दी अबव, तो आपका आंसर ये जाएगा नन ऑफ दी अबव या नॉट पॉसिबल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्यों हो गया, इसका रीजन दे दिया मैंने। लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? कॉपर, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हमने सिर्फ रिएक्शन पढ़ी है, when more reactive element is displaced, less reactive element is known as a displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट में सिंपली इतना है। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर की रिएक्शन आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आती है हमारी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोले तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें लिख सकते हैं व्हेन इन दिस रिएक्शन, ऐसे लिखो, देखो इस अभिक्रिया में, इन दिस रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस या फिर न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड का मतलब है बनते हैं। इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में नए यौगिक बनते हैं बाय, किसकी मदद से या किसके द्वारा? बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का मतलब प्लस और माइनस का आपस में एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कंपाउंड्स। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया Na2SO4 प्लस BaCl2। आपसे पूछे पहले तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो आप क्या बताओगे? डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अभी देखना जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो एक दूसरे के आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, इस वजह से ही बनता है। पहले तो इसका नाम पढ़ लेते हैं, इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। देखो Na का मतलब बेटा होता है सोडियम और SO4 का मतलब होता है सल्फेट, तो इजीली नाम बन गया सोडियम, क्या नाम बन गया इसका? सोडियम सल्फेट। क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। Ba का मतलब होता है बैरियम क्लोराइड। तो इसको ब्रेक करें हम तो Na ऑलवेज किस में ब्रेक होता है? Na+ में, और SO4 माइनस की 2। ये आप मेरा पहले वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है, चार्ज किस प्रकार ब्रेक होते हैं उनको देख लेना जरूर। बैरियम हो गया हमारा Ba+2 और Cl-। तो Na+ तो आपका किसके पास चल जाएगा बेटा? Cl- और Ba+2 किसके पास चल जाएगा? अब प्लस और माइनस दोनों चार्ज बराबर है, किसमें टूट जाएंगे? NaCl प्लस। Ba+2 SO4 - 2 ब्रेक हो गए, सेम तो BaSO4, तो इसका नाम फिर से बन गया बेटा सोडियम क्लोराइड, और इसका नाम बन जाएगा बैरियम सल्फेट। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से। बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपने यदि मेरा पहला वीडियो देखा पार्ट फर्स्ट, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों को समझने की, क्योंकि वहीं पर मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कशन किया।
और फिर भी जैसे हम एक रिएक्शन देखते हैं अम्ल और क्षार की या फिर एसिड और बेस की, तो HCl प्लस NaOH। आप इस रिएक्शन को भी ले सकते हो यहाँ पे, बहुत सिंपल है। यदि आपको ये क्रिटिकल लगती है तो ये सिंपल है। एक अम्ल ले लिया, एक एसिड ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक, और एक हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। इसकी रिएक्शन कराएं तो आपको पता है कि ये H प्लस में ब्रेक होता है सर, और ये Cl माइनस में, ये Na प्लस में ब्रेक होता है सर, और ये OH माइनस में। तो H प्लस तो इधर जाएगा और Na प्लस इधर जाएगा, तो Na प्लस Cl माइनस से क्या बन जाएगा बेटा, NaCl, और H प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा, H2। तो ये एसिड है, ये बेस है, ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट या वाटर। तो जब म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं आयंस के, अब देखो ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस के साथ और दूसरा पॉजिटिव फर्स्ट वाले नेगेटिव के साथ, तो जब म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं आयंस के तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। 4 रिएक्शन पढ़ ली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद 5वें नंबर की जो रिएक्शन आती है हमारी, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी से देख लेते हैं ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं है बुलेट अपन बनाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फ्रॉम टू अ सब्सटेंस या टू अ पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। सेकंड पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखो आप नॉर्मल इसको याद रख सकते हो। ऑक्सीडेशन तो हिंदी में बोले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कि ऑक्सीजन तो जुड़ रही हो किसी भी रिएक्शन में, और हाइड्रोजन क्या हो रही हो, निष्कासित हो रही हो। या फिर अपन इसको सिंपली वे में फिर से जैसे बोले कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन जुड़ रही हो और हाइड्रोजन निकल रही हो, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। तो कोल को बर्न करें तो C प्लस O2 इजकल टू CO2। यदि हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करते हैं तो ये CO2 गैस बनाती है सिंपली। तो बर्निंग ऑफ, एक और एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब होता है मीथेन, जिसका नाम है CH4। यदि इसको भी हम गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जब भी हम कोई भी वस्तु को गर्म करते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो वस्तु गर्म होती है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो फिर से CO2 प्लस H2, तो गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, सिंपली रिडक्शन, टाइम नहीं लेते हैं ज़्यादा। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। इसका उल्टा कर दो जस्ट, और कुछ नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, फ्रॉम सब्सटेंस। दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखो, CuO प्लस H2। तो बेटा क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो Cu प्लस H2। अब देखो, ये पिछले साल RBSC बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि यहाँ पर Cu से Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड से क्या रह गया, कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड ने अपने ऑक्सीजन का क्या किया, डोनेट किया है, फिर ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव किया। जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है वो कौन सी कहलाएगी, रिडक्शन। तो ये तो क्या बन गई बेटा आपकी रिडक्शन। और इस H2O से ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये क्या कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गई मेरी बात। मैं ये बोलता हूँ किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। रेडॉक्स में दो चीजें आती है सर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सिंपली भाषा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के तो जुड़े और ऑक्सीजन निकले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर दोनों हो रहा है काम, एक टाइम पे तो रिडक्शन हो रहा है और एक टाइम पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यदि रेडॉक्स एग्जाम में पूछी जाती तो आप लिख देना, इन दिस रिएक्शन व्हेन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉर बोथ टाइम, मतलब एक साथ दोनों अभिक्रिया करती हैं, कौन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ अभिक्रिया में भाग लेती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपली। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक, इन दिस रिएक्शन हीट इज रिलीज, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन, ऐसे लिख सकते हो, द रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया, द रिएक्शन इन विच जिसमें, द रिएक्शन इन विच जिसमें, द रिएक्शन इन विच हीट या एनर्जी, एनर्जी भी लिख सकते हो, हीट या एनर्जी इज रिलीज्ड आउट, रिलीज्ड आउट, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। और इसके अलावा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच, इन विच, इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब, हीट ब्रैकेट में एनर्जी, एब्जॉर्ब लिख सकते हो, हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब या रिक्वायर्ड, is absorbed to get new products, to get new product, new product। और इसमें भी लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज अलोंग विद प्रोडक्ट, along with product, product ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो दोनों ही सही है। और इसमें एग्जांपल सिंपली वे में हम लिख सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, भैया देखिए, जब भी बर्फ पिघलेगी तो उसको एनर्जी या फिर हीट की रिक्वायरमेंट रहती है, बिना हीट के बर्फ पिघल ही नहीं सकती पानी में, तो वो भी एक एंडोथर्मिक का रिएक्शन हो सकती है। जैसे CaCO3, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तभी तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा CaO प्लस CO2 में। यदि इसमें भी एक और आप रिएक्शन देखना चाहते हो तो उसमें आप ले सकते हो वाटर लाइन को किसके साथ में, वाटर के साथ में, है ना। तो COH का होल ट्वाइस प्लस वाटर या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो कोई भी, उसके साथ अभिक्रिया करा दो, तो वहां पर तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, यहाँ पर एनर्जी का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सिंपली। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा कोरोजन, कोरोजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपली द मेटल which is exposed to air, the metal which is exposed to air, moisture and water for some time, for some time, यदि किसी मेटल को हम एक्सपोज कर दे वायु की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, फॉर सम टाइम, a layer of oxide, a layer or of oxide is formed, एक उसके ऊपर क्या होती है, परत जमा हो जाती है उस मेटल के ऊपर। यदि किसी मेटल को हम बहुत समय के लिए एयर में, वाटर में, मॉइस्चर की उपस्थिति में रखते हैं तो उसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है, and which weaken, weaken का मतलब बेटा कमजोर बना, which weakens the metal, weakens the metal, और मेटल को वो परत क्या करती है, कमजोर बना देती है, and then metal should be corroded, and then metal will be corroded, मतलब बाद में जंग लग जाती है। सिंपली देखो, मैंने तो इतनी लंबी चौड़ी लिख दी, इसको डेफिनेशन को बनाने के तरीके हैं,
मेटल इज एक्सपोज टू एयर, मोशन एंड वाटर फॉर सम टाइम, ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, एक परत जमा हो जाती है और जिसकी वजह से वो मेटल क्या हो जाती है, क्षीण होने लगती है, मतलब कमजोर होने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉरोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है, यहाँ पे लोहे पर जंग लगना, कैसी ब्राउन कोटिंग होती है लोहे पर, ब्राउन कोटिंग, भूरे रंग की जंग लगती है जिसको हम ब्राउन कोटिंग बोलते हैं। दूसरी ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर या चांदी पर कौन से रंग की परत जमा हो जाती है बेटा, काले रंग की परत। और लास्ट ग्रीन कोटिंग, ग्रीन मतलब हरे रंग की परत, हरे रंग की परत किस पे जमा हो, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तांबे पर कौन से रंग की परत जमा हो जाती है, कोरोजन के कारण। देखो कोरोजन के कारण तांबे पर तो हरे रंग की होती है ग्रीन कोटिंग, सिल्वर पे होती है ब्लैक कोटिंग, और हमारे आयरन पे होती है ब्राउन कोटिंग। ये तीनों चीजें। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक और याद रखना, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जंग का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये भी याद रखना क्या है, Fe2O3 डॉट XH2O। अब यहाँ पर जल के अणु कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि बेटा आप कितने दिनों तक या कितने लंबे समय तक उसको जल की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में रखते हो, इसलिए तो याद रखना फेरिक ऑक्साइड एक तरीके से अपन लिखे, रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, चलो मैं उसको नेक्स्ट उस पर लिख देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए को लेना चाहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। कोरोजन का मतलब हिंदी में होता है संचालन, मतलब जंग से कैसे बचा जा सकता है। तो देखो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, देखो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में फर्स्ट पॉइंट, कोरोजन मतलब संचय, कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इसको बचाया जा सकता है, कैन प्रिवेंटेड बाय, प्रिवेंटेड बाय, इसको से कैसे बचाया जा सकता है, बाय पेंटिंग, कि उस मेटल पे हम क्या करते हैं, पेंटिंग, कोमा ग्रीस, ग्रीस लगा दे उससे बचा सकता है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन है ना, गैल्वेनाइजेशन में याद रखना जिंक मेटल का यूज होता है, यहाँ पे जिंक मेटल का, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, याद रखना। गैल्वेनाइजेशन क्या है, कि किसी जो लोहे पर, लोहे की मेटल पर यदि हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिससे हम उससे लोहे की जंग से या फिर उसकी जंग से बच सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन हो गया। एंड क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग मतलब क्रोमियम की परत भी चढ़ा दें उसके ऊपर तो हम क्या, उससे बचा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो नॉर्मल पहले अपने बचपन में चलाई है हीरो की जो साइकिल्स आती हैं, है ना, सिंपल साइकिल आती है, उनका जो हैंडल होता है वो प्योर क्रोमियम प्लेटिंग का होता है, उनके ऊपर जल्दी से जंग नहीं लगती, क्योंकि वो भी लोहा का होता है, होने को तो आयरन का, लेकिन उस लोहे के ऊपर हम क्या कर देते हैं बेटा, क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं, जिसकी मदद से या जिसकी वजह से वो उस पर जंग नहीं लगती है। अब देखो आप, कई बार वो धूप में भी रहती है, कई बार वायु में भी रहती है, कई बार बरसात या नमी के सीजन में भी रहती है, तो भी वो बच जाती है क्रोमियम प्लेट। और इसके अलावा भी अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो कोई सा भी लिख सकते हो, और इनमें कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है आपसे पूछने के लिए। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में आप इतना ही ध्यान रखिए, और बाकी मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेन, कौन सा है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को बोलते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन, the oxidation of fats and oil which exposed to air, एयर एंड मॉइस्चर, जब किसी को करते हैं हम फेट वाली चीज़ को या ऑयल वाली चीज़ को एयर और मॉइस्चर के रूप में जब उसको खुला छोड़ते हैं तो उसके ऊपर उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। इट गिव्स, क्या देता है वो, बैड स्मेल, बैड स्मेल, गंदी बदबू, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। एक अलग ही, आपने देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने तेल का पीपा या फिर कोई भी ऐसी खाद्य पदार्थ या कोई भी जो फेट्स वाली चीज़ होती है, आप उसको खुला छोड़ दो एक दिन या 24 घंटे के लिए और भी कम टाइम के लिए, जब आप उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी पूर्ण रूप से तो उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
और जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो पदार्थ या फिर वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड आपको क्या देगा, बहुत बुरी स्मेल देगा, बैड स्मेल, और बहुत बुरा टेस्ट देगा। आपने देखा भी होगा कई बार, आप कोई जैसे तेल का पीपा होता है, तेल के डिब्बा होता है, उसको यदि खुला छोड़ देते हो और अगले दिन जब आप उसको देखते हो तो अलग ही तरह की स्मेल आती है तेल के अंदर से। क्यों आती है? क्योंकि उस पदार्थ का, उस ऑयल का क्या हो चुका है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचने के क्या तरीके हैं, तो अपन सिंपली वे में अपन याद रखें, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के प्रिवेंशन ऑफ क्या क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला पॉइंट है यूज एंटीऑक्सीडेंट्स, यूज एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट, कि आप फूड फूड में यूज एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड, ऐसे क्या भोजन में एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करके भी इसको कर सकते हो। दूसरा, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रख दो, रेफ्रिजरेटर। तीसरा पॉइंट, कीप फूड इन इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, कि हम भोजन को पूर्ण रूप से एयर टाइट वाले कंटेनर या पात्र में रखें। तीसरा और चौथा जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या, कि पैकेजिंग की जो फूड होती है ना, पैकेजिंग फूड जो होती है उसमें हम क्या करना चाहिए, नाइट्रोजन गैस का यूज करना चाहिए। यूज नाइट्रोजन गैस फॉर पैकेजिंग फूड्स, पैकेजिंग फूड्स। तो आपको समझ में आया कि जो भी पैकेजिंग फूड आती है, जैसे हमारे चिप्स की थैली आती है, तो उसमें भी कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अब मैं हल्का सा बोलूँ, नाइट्रोजन गैस का जैसे हम प्रयोग करते हैं बेटा, चिप्स की थैली में भी करते हैं। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किसमें करते हैं, चिप्स की थैली में करते हैं, जिससे उसको ऑक्सीजन ना मिले और वो खराब नहीं हो। इसलिए चिप्स की थैली को हम 6-6 महीने, साल भर तक भी खराब नहीं होती, ना ही हमको पता चलता है कि ये साल भर पुरानी है तो इसमें स्मेल आ रही है। यदि वो चिप्स की थैली को यदि हम, या फिर कोई बिस्किट के पैकेट को यदि हम 24 घंटे के लिए खुला छोड़ दें, तो उसको ऑक्सीजन मिलके वो क्या कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा उस पदार्थ का या उस सब्सटेंस का, और वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और बैड स्मेल और बैड टेस्ट देने लगेगा। इसलिए रेंसिडिटी से बचने के लिए हमें इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। सबसे बेहतर उपयोग है नाइट्रोजन गैस का। तो जितनी भी चिप्स की थैली आप यूज़ में लेते हो, कोई भी चिप्स की थैली खाते हो, उसमें आप देखना जो वो फूली हुई रहती है, वो फूली हुई ऐसे ही नहीं रखते उसको, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप करते हैं, जिसकी मदद से वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सके। ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने समझाया, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया, कि मुझे पता है कि कोई भी बच्चा है इनको पूरी डिटेल में मुझसे पढ़ना भी नहीं चाहेगा। सिर्फ शॉर्ट नोट्स में आप इसको देखो और शॉर्ट नोट्स में आप इसको कंप्लीट करो। तो थैंक यू सो मच। और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा, हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में एक बार देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।